नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के 8 महारथियों के बारे में, जिनके सिद्धांतों पर पूरा बाल विकास सब्जेक्ट टिका हुआ है। अगर ये 8 महारथी 8 मनोवैज्ञानिक ना होते तो बाल विकास में पढ़ने के लिए क्या ही होता। जीन पियाजे ना होते तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहाँ से आता। लेव वाइगोस्की ना होते तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कौन देता। लॉरेंस कोलबर्ग ना होते तो नैतिक विकास का सिद्धांत कहाँ से आता। हार्वर्ड गार्डनर ना होते तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देता। अल्बर्ट बंडूरा ना होते तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं होता। ईएल थॉर्नडाइक ना होते तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं होता। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत नहीं होता। अगर बीएफ स्किनर ना होते, एरिक एरिक्सन ना होते तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कौन देता। आखिर बाल विकास के अंतर्गत पढ़ने को क्या ही होता अगर इनमें से आधे भी मनोवैज्ञानिक ना होते। देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनका, और परिचय व मुख्य अवधारणाएं देखते हैं इनकी। तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। इनके अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। इनके अनुसार बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। इन्होंने एक शब्द दिया स्कीमा, जिसका मतलब होता है ज्ञान की मानसिक संरचना या सूचनाओं का पैकेट या फिर दिमाग के अंदर एक फोल्डर। दूसरा शब्द दिया आत्मसातीकरण, जिसका मतलब होता है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर रखना। तीसरा इन्होंने शब्द दिया समायोजन, जिसका मतलब होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन या संशोधन करके नए ज्ञान के साथ तालमेल बैठाना। उसके बाद साम्य धारण एक शब्द दिया, जिसका मतलब होता है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन की स्थिति। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है छोटा सा, उसने 4 पैरों वाला एक जानवर देखा, 4 पैर, 2 कान, 2 आंखें, एक मुंह। उसको बताया गया कि ये कुत्ता है, वो काले रंग का था। उसके बाद उसने दूसरा कुत्ता देखा जो सफ़ेद रंग का था, वो भी 4 पैर, 2 आँख, एक मुंह, 2 कान, कलर डिफरेंट था। तो बच्चे ने देखा, उसने उसको भी उसमें अपने फोल्डर में डाल लिया कि ये भी कुत्ता है, सेम लगा उसको। तो इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, मतलब सेम का सेम उसने अपने दिमाग में फीड कर लिया कि पहले वाला भी कुत्ता था, दूसरे वाला भी कुत्ता है। उसके बाद वो देखता है एक बिल्ली, उसे नहीं पता कि बिल्ली इससे अलग है। तो उसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँखें, एक मुंह, तो उसे समझ आया कि ये भी कुत्ता है। लेकिन जब उसने आवाज़ अलग निकाली, उसने म्याऊं किया, कुत्ता भौं भौं करता है, तब उसने समझा कि ये वो जानवर नहीं है जो पहले वाला था, ये कुछ अलग है। तो उसने उसको एक अलग फोल्डर में पहले वाले और दूसरे वाले के बीच थोड़ा सा करेक्शन करके उसका अलग फोल्डर बना के उसने रखा। तो इसको बोलते समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन या संशोधन करके नए ज्ञान के साथ तालमेल बैठाना। उसने समझा कि 4 पैर इसके भी हैं, 4 पैर उसके भी हैं, लेकिन वो कुत्ता था, ये बिल्ली है। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। तो ये कौन सी हैं। तो पहले संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष इसकी अवधि होती है। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, आँख, कान, नाक, त्वचा वगैरह से। उसके बाद वस्तु स्थायित्व, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। वस्तु ओझल होने के बाद भी उसको पता है कि वस्तु यहीं कहीं छिपी हुई है, दुनिया से गायब नहीं हुई है। ये स्टेज 18 से 24 महीने के अंदर आ जाती है बच्चे में। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे में अहम केंद्रित चिंतन शुरू हो जाता है। बच्चा सोचता है कि वह जो देख रहा है, सोच रहा है, पूरी दुनिया वैसे ही सोच रही है, वैसे ही देख रही है। जीववाद का विकास हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं को बच्चा सजीव समझने लगता है। जैसे उसके खिलौना गिर जाए तो उसको लगता है कि हमारी गुड़िया है, गुड्डा है, जो भी है, उसको चोट लग गई, मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। अपलटॉपी गुण आ जाता है उसमें, विचारों को उलट ना पाना, यानी कि 2 + 3 = 5 होते हैं, उसको अगर पता है तो वो ये नहीं समझ सकता कि 5 - 3 = 2 होते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष इसकी अवधि होती है। इसमें तार्किक चिंतन बच्चे में शुरू हो जाता है उन चीज़ों के बारे में जो सामने दिख रही हैं, मूर्त हैं। संरक्षण का गुण आ जाता है, वर्गीकरण करने लगता है, क्रमबद्धता भी सीख लेता है बच्चा। संरक्षण करने लगता है, चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है, उनको क्रम से लगा सकता है, छोटी चीज़ों को अलग छांट के रखता है, बड़ी को अलग छांट के रखता है, उनको क्रमबद्ध तरीके से लगा सकता है। उसमें पलटावी गुण भी विकसित हो जाता है, वो समझने लगता है कि 5 - 3 = 2 और 2 + 3 = 5 हो जाता है। चौथी अवस्था होती औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से 15 या फिर 11 से 18 कह सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, उसमें कल्पना करने की शक्ति आ जाती है, निगमनात्मक तर्क आ जाता है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम होता है लेव वाइगोस्की। इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस है।
मूल विचार एवं प्रमुख कारक देखते हैं तो रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज, संस्कृति और भाषा की अंतःक्रिया से होता है। इन्होंने 3 प्रमुख स्तंभ बताए हैं। SCL, एस से सोशल इंटरेक्शन, C से कल्चर और L से लैंग्वेज, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, इन तीनों का योगदान बच्चे के विकास में होता है, इन्होंने बताया है। महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली इन्होंने दी है। इन्होंने एक शब्द दिया ZPD। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब होता है बालक के द्वारा स्वयं किए जा सकने वाले कार्य और किसी वरिष्ठ गुरु की सहायता से किए जा सकने वाले कार्यों के बीच का जो अंतर होता है उसको ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा शब्द दिया इन्होंने स्कैफोल्डिंग, जिसका मतलब होता है पाठ ढांचा या अस्थायी सहायता। वयस्क यानी कि अधिक ज्ञानी द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद, जैसे संकेत देना, आधा हल बताना आदि। एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है तो बड़ा व्यक्ति कोई साइकिल को पकड़ लेता है और जब वो चलाने लगता है तो उसको छोड़ देता है, तो इतने बीच जो सहायता दी गई उसको पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक शब्द है MKO, जो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर। वह व्यक्ति जिसे बालक से अधिक ज्ञान हो, बच्चे की सहायता कर सके, उसमें माता पिता, शिक्षक या मित्र कोई भी हो सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा, जिसको अस्थायी सहायता बोलते हैं। उसके बाद निजी वाक, इनर स्पीच, बालक द्वारा स्वयं से बोल कर बातें करना जो उसके चिंतन को निर्देशित करता है, इसको निजी वाक कहते हैं। इन सभी शब्दों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्द का नाम दे दिया जाएगा और ये किससे संबंधित है या किसने दिया है, तो आप इनको ढंग से याद कर लीजिए। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक तर्कणा के 3 स्तर एवं 6 चरण इन्होंने बताए हैं। नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा, सही और गलत के बीच चुनाव करने की स्थिति होती है। हिंज की दुविधा का इन्होंने उदाहरण दिया। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण हैं। प्रश्न आता है हिंज की दुविधा किससे संबंधित है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण देखते हैं। पहला स्तर पूर्व पारंपरिक स्तर, 4 से 10 वर्ष अवधि होती है। इसमें एक चरण 1 और चरण 2 हैं। आज्ञा एवं दंड अभिविन्यास, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना। दूसरा चरण है व्यक्तिगत पुरस्कार, साधनात्मक सापेक्षता, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा व्यवहार या स्वार्थ की पूर्ति। दूसरा स्टेज है पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 वर्ष। इसके अंतर्गत चरण आता है तीसरा, अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसमें आता है दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृत पाने के लिए व्यवहार करना। चौथा चरण है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक नियमों का पालन करना ताकि व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद आता है तीसरा चरण, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 वर्ष से ऊपर। इसके अंतर्गत 2 चरण है, चरण 5 और चरण 6। चरण 5 में है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, नियम समाज के हित के लिए है, आवश्यकता पड़ने पर बदले जा सकते हैं। और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अंतरात्मा के नियमों पर चलना चाहे जान जोखिम में क्यों न पड़ जाए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताए हैं, उसके अंतर्गत 6 स्टेप बताए हैं। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही फेमस है। बुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। गार्डनर के 8 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली भाषाई बुद्धि, ये किसमें होती, कवि लेखक वक्ता, इनमें होती भाषाई बुद्धि, शब्दों पर इनका नियंत्रण होता है। उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, ये होती है वैज्ञानिक, गणितज्ञ और इंजीनियर में। उसके बाद स्थानगत बुद्धि, ये चित्रकार, मूर्तिकार और आर्किटेक्ट में होती है। उसके बाद संगीतात्मक बुद्धि, गायक और संगीतकार में होती है। शारीरिक गत संवेदी बुद्धि, ये होती है एथलीट, नर्तक, शल्य चिकित्सक, सर्जन आदि में। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये दूसरों की भावनाओं और स्वभाव को समझने वाले लोगों में होती है, जैसे शिक्षक, नेता और परामर्शदाता में। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्वयं की भावनाओं और इच्छाओं को समझना, दार्शनिक, आध्यात्मिक, गुरु वगैरह इनमें होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि, ये किसान, वनस्पति वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों में होती है। उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। प्रेक्षणात्मक अधिगम एवं बोबो डाल का इन्होंने प्रयोग किया था इसमें। अवलोकन द्वारा सीखना, बंडूरा के अनुसार बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करके सीखता है। इनका प्रसिद्ध प्रयोग है, बोबो डाल पर इन्होंने प्रयोग किया था तथा जीवित जोकर पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम के 4 मुख्य चरण हैं इनके अनुसार, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अवधान क्या होता है, ध्यान से मॉडल का अवलोकन करना, अवधान होता है। धारणा, देखे गए व्यवहार को स्मृति में याद करना, धारणा होती है। पुनरुत्पादन होता है उस व्यवहार को दोहराना, प्रदर्शित करना। अभिप्रेरणा या पुनर्वलन क्या होता है, परिणाम के आधार पर व्यवहार को जारी रखना या छोड़ना। अगला नाम आता है E.L. थॉर्नडाइक का। इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुत ही फेमस है।
इसके आधार पर इन्होंने 3 सीखने के नियम दिए हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। और एसआर थ्योरी के जनक हैं ईएल थॉर्नडाइक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उद्दीपक था इसमें मछली। एसआर संबंध इन्होंने दर्शाया, उसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम क्या कहता है कि कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। अभ्यास का नियम कहता है अब उपयोग और अनुपयोग का नियम, अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं। बार बार अभ्यास से संबंध मजबूत होता है। प्रभाव का नियम के अनुसार परिणाम संतोषजनक होने पर अधिगम दृढ़ होता है और परिणाम असंतोषजनक होने पर अधिगम कमजोर हो जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर। इनका क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत फेमस है। आरएस थ्योरी एवं पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर बॉक्स के अंदर। आरएस संबंध के अंतर्गत इन्होंने अनुक्रिया पहले होती है ऐसा बताया, उसके बाद उद्दीपक मिलता है। अनुक्रिया पहले होती उसके बाद उद्दीपक मिलता है। थॉर्नडाइक ने बताया था उद्दीपक के बाद अनुक्रिया होती है। तो आरएस का सिद्धांत दिया बीएफ स्किनर ने और एसआर का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन प्रशंसा पुरस्कार व्यवहार को बढ़ाता है और नकारात्मक व्यवहार को घटाता है। तो ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत इनका है ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पे आधारित है। अगला नाम आता है एरिक एरिक्सन का। इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। पूरे जीवन काल की इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। पहली विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1.5 वर्ष तक होती है। उसके बाद स्वायत्तता बनाम संदेह या शर्म, 1.5 से 3 साल बताई इसकी अवधि। उसके बाद पहल बनाम दोष, 3.5 से 5 वर्ष अवधि बताई है इसकी। और चौथा है उद्योग बनाम हीनता, इसकी अवधि बताई 6 से 12 वर्ष। और 5वां है पहचान बनाम भूमिका या भ्रांति, इसकी अवधि बताई 12 से 18 वर्ष। और छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 से 40 वर्ष। 7वां है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, 40 वर्ष से 65 वर्ष। और 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा, 65 वर्ष से ऊपर। तो इन्होंने जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांट दिया एरिक एरिक्सन ने। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारे सिद्धांत समझ आ जाएंगे।